हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं बिहार में शादियों का रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन अपने मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कुछ दिन पहले ये भी आर्टिकल आया था कि घर बैठे शादियां और ज़मीन का रजिस्ट्री हो जाएगी, लेकिन उस टॉपिक में ये था कि जीविका दीदियां आपके घर पर आकर के आपकी मदद करेंगी। इसके लिए सरकार जीविका दीदियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगी कि मोबाइल, टैब या लैपटॉप वगैरह कैसे इस्तेमाल करना। लेकिन आज का हमारा आर्टिकल उनके लिए है जो शादी वगैरह कर लेते हैं या उनको कोर्ट मैरिज करनी होती है। जैसे कोर्ट मैरिज में हमें क्या होता था कि जाकर के 1 महीने पहले का जाकर बताना होता है, अपॉइंटमेंट लेना होता है, फिर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। लेकिन इस प्रक्रिया को थोड़ा सा ऑनलाइन कर दिया गया, थोड़ा क्या काफ़ी हद तक ऑनलाइन कर दिया गया है, जहां पर आप आराम से घर बैठे सारी जानकारी एडिट करके रजिस्टर करा सकते हो। और बाकी एक सुविधा ये भी दी गई है कि अगर कोई जानकारी गलत हो जाती है तो आपको बाद में एडिट करने का भी मौका मिलता है, मतलब उसको सुधारने का भी यहाँ पर आपको मौका मिलता है। तो जो बार बार दफ्तरों के चक्कर लगा रहे थे वो सारा कम कर दिया है बिहार सरकार ने। अब यहाँ पर करना कैसे है, क्या क्या है, कौन से अधिनियम है, कौन से नियम कानून है, ये सारा मैं आपको 1 बाय 1 समझा देती हूँ। पहले देखते चर्चा में क्यों है। तो बिहार सरकार के मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने विशेष विवाह अधिनियम 1954, विशेष विवाह अधिनियम 1954 क्या होता है ये बताऊंगी आपको। इसके अंतर्गत ई निबंधन मतलब, निबंधन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है, याद रखना इसको, प्रणाली को लागू किया है, जिससे विवाह का जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है उसको पूरी तरीके से डिजिटल, सरल और पारदर्शी कर दिया गया है। अब पृष्ठभूमि क्या है इसकी। परंपरागत रूप से क्या होता है, विवाह निबंधन एक बहुत जटिल, समय साध्य और कागजी प्रक्रिया है। ये कागज वो कागज, बहुत सारी लंबी प्रक्रिया है जिसको करते करते लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसको बार बार जो लोगों को करना पड़ता था वो सारा खत्म कर दिया गया है। तो धन की हानि नहीं होगी, समय नहीं जाएगा, भ्रष्टाचार वगैरह भी नहीं होगा, विलंब की भी आवश्यकता इसमें नहीं है, क्योंकि सारा आपके ऊपर निर्भर करता है। इन सभी समस्याओं का समाधान फिलहाल बिहार सरकार ने निकाल लिया है। तो जितने भी लोग अब भविष्य में शादी करेंगे उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, वो आराम से यहाँ पर करवा पाएंगे। अब बात करते हैं ये जो पूरी व्यवस्था है नई कैसे काम करेगी। पूरी तरीके से डिजिटल है। आवेदन, सत्यापन, त्रुटि मतलब एडिट वगैरह करना, कोई गलती हो गई, नाम में गलती हो गई, किसी चीज़ में कोई त्रुटि हो गई, वो सब आप ऑनलाइन सुधार सकते हो। किसी भी प्रकार के भौतिक दस्तावेज की जरूरत खत्म हो गई है। शपथ पत्र की अनिवार्यता नहीं है जो पहले होती थी। पारदर्शिता है और साथ में समयबद्ध है। पारदर्शी कैसे है, सब कुछ आपको ऑनलाइन दिखाई दे रहा है, आपको अपने मोबाइल पर सब दिख रहा है कि कहाँ पर कैसे क्या करना है, कुछ भी गड़बड़ होने की संभावना नहीं है। अगर त्रुटि हो भी जाए तो भी आप यहाँ पर आराम से सुधार सकते हैं। आवेदक घर बैठे एडिट कर सकता है। अब बात करते हैं कि शुल्क मतलब यहाँ पैसे लगते हैं। हाँ बिल्कुल, थोड़े बहुत पैसे आपके यहाँ पे लगेंगे। टोटल 450 रुपये आपके लगने वाले हैं। 100 रुपये जो है आवेदन की फीस होती है और 350 रुपये प्रमाण पत्र जारी होने के आपको यहाँ पर लगते हैं। बस बाकी सारा सॉर्टेड हो जाता है। अब लचीला अपॉइंटमेंट कैसे है, 30 दिन पहले आपको ये सारा अपॉइंटमेंट करना होता है। देखो लिखा है, आवेदक अपनी सुविधा के अनुसार तारीख और समय चुन सकता है। नियत तिथि पर दोनों पक्षों के को जो है 3 गवाह के साथ कार्यालय में उपस्थित होना होता है। फोटो लेने के बाद हाथों हाथ विवाह प्रमाण पत्र आपको मिल जाता है। आधिकारिक पोर्टल बात करते हैं, पोर्टल कौन सा है, तो यहाँ पर है ENI bandhan.bihar.in, ठीक है। ये सारा आपका जो पोर्टल हो गया। अब हम बात करते हैं कि सरकार ने इसको आगे क्यों बढ़ाया। तो कुछ डेटा यहाँ पे सरकार ने दिया है। 2023 में जो है 9493 विवाह निबंधन मतलब समझ रहे, रजिस्ट्रेशन होता है। 2024 में 8972, टोटल 18,465 विवाह रजिस्टर किए गए हैं। इस अवधि में 5,693 विवाह संपन्न कराए भी गए हैं। ये सारा डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं विशेष विवाह अधिनियम 1954 क्या होता है। तो जो कोर्ट में शादी रजिस्टर होती है, जो डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन होता है, उसमें जाति पाति धर्म वगैरह से कोई लेना देना नहीं होता है, वो आपसे नहीं पूछते हैं। इसका मतलब जो विशेष विवाह अधिनियम यहाँ पर ये है, यह एक धर्म निरपेक्ष विवाह कानून है जो किसी भी धर्म, जाति, पंथ या संप्रदाय के व्यक्तियों को आपसी सहमति, बस यहाँ पे जरूरी है कि दोनों व्यक्तियों की आपसी सहमति हो और उनके विवाह को कानूनी अधिकार दे दिया जाता है। यह मुख्यतः अंतर धार्मिक एवं अंतरजातीय विवाह को वैधानिक मान्यता देने के उद्देश्य से लागू किया गया था। अब हो ये रहा था कि समाज वाले तो नहीं मान रहे
थे कई बार कि हम मानेंगे ही नहीं, हमारे रीति रिवाजों में तो ऐसे शादी होती है और तुमने ऐसे शादी करवाई है। ये सारे झंझट से खत्म करने के लिए 1954 में फाइनली जो है ये नियम कानून लेकर के आए गए कि जिसको जैसे भी शादी करनी है कर सकता है, बस आप रजिस्टर करवाइए और आपके विवाह को कानूनी मान्यता मिल जाएगी। अब एक प्रश्न आपके मन में आता होगा कभी कभी कि अगर किसी ने अपनी शादी रजिस्टर नहीं करवाई है, आपके पेरेंट्स ने नहीं करवाई होगी और भी लोग हैं पुराने जिन्होंने शादी रजिस्टर नहीं करवाई होती है, तो क्या जब उनके बीच जो है विवाद होगा और तलाक का मुद्दा आएगा तो मेंटेनेंस, एलिमनी हो गया और जो खर्चा पानी जो भी पति के द्वारा पत्नी को दिया जाता है या बच्चों के रखरखाव के लिए पैसा मिलता है, क्या वो मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आपको सारे सबूत जो है प्रस्तुत करने होते हैं कि आप उसके साथ रह रहे थे, विवाहित थे, फोटोज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके पास हैं वो सारा दिखाइए, आपको मेंटेनेंस वगैरह सारा मिलेगा, भले ही आपकी शादी रजिस्टर हुई हो ना हुई हो। हाँ, लिव इन कपल्स को यहाँ पर जो है ये लाभ नहीं मिलते हैं। और दूसरा, उन कपल्स क्या, उस महिला को ये लाभ नहीं मिलेगा जो ऐसे पुरुष के साथ रह रही हो जिसका पहले से विवाह हो रखा हो और विवाह होने के बाद उसने पहले पत्नी से तलाक नहीं लिया है और आप फिर भी उसके साथ रहती हैं और कल को आपका कोई विवाद हो जाता है तो आपको कोई मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। सिमिलर गोज फॉर द लिव इन कपल्स, उनको भी इस प्रकार के लाभ नहीं मिलते हैं जब तक आप शादी वगैरह रजिस्टर नहीं करवा लेते हैं। अब बात करते हैं अधिनियम का उद्देश्य क्या था, क्यों लाया गया। तो धर्म या व्यक्तिगत कानूनों से अलग एक ऐसा हमें नियम कानून बनाना था जो सभी को बराबरी से देखे, सामाजिक भेदभाव को कम करता है क्योंकि धर्म, जाति वगैरह सब साइड कर देता है। प्रेमी विवाह करने वाले जोड़ों को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए इसको लेकर के आया गया था। संविधान में आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 हमारा हो गया, जो समानता, लाइफ वगैरह आर्टिकल 15 हो गया, इन सब में जो भी प्रावधान किए गए हैं उनको लागू करने के उद्देश्य से इसको लेकर के आया गया था। अब बात करते हैं लागू होने का क्षेत्र कौन सा है। यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू होता है और अगर कोई भारतीय व्यक्ति बाहर रहता है उस पर भी ये लागू होता है। भारत का नागरिक है, कहीं और जॉब कर रहा है किसी भी रीजन की वजह से, लेकिन वो नागरिक भारतीय ही है तो उस पर भी ये लागू होगा। विवाह की प्रमुख शर्तें यह है कि दोनों पक्ष जो है यहाँ पर सहमति से विवाह करें। विवाह के समय कोई भी पक्ष पहले से विवाहित नहीं होना चाहिए। अगर विवाहित है भी तो पहली पत्नी से उसका तलाक या पति से तलाक हो गया हो। दोनों पक्ष मानसिक रूप से ठीक हो, ये नहीं कि किसी ऐसे व्यक्ति से शादी की जा रही है जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। और एज का हमें पता है, पुरुष की 21 और महिला की 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि महिला की 18 वर्ष और पुरुष की 21 वर्ष क्यों रखी गए, इसके बहुत सारे फैक्टर्स है। पहला होता है जैविक कारण। जैविक कारण यहाँ पर यह है कि 18 वर्ष तक लड़कियां पूरी तरीके से शारीरिक रूप से परिपक्व हो जाती हैं कि वो शादी विवाह करके बच्चे पैदा कर सकती हैं स्वस्थ रूप से। पहले क्या था कि 12 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्ष, 16 वर्ष में शादियां होती थी। 1929 में जब शारदा एक्ट लेकर के आया गया तो उस समय भी जो है थोड़ी बहुत एज बढ़ाई गई और धीरे धीरे एज बढ़ाते बढ़ाते 2006 में बाल विवाह अधिनियम लेकर के आया गया, जहां पर लड़की की 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष रखी गई। इससे कम उम्र के बच्चों की शादी अगर आप करते हैं तो वह बाल विवाह के अधिनियम लेकर के आया जाता है और वो दंडनीय अपराध माना गया है। अब एक हमने जैविक कारण देखा और लड़के का भी है। लड़कों को लेकर चलते हैं कि लड़का पूरी तरीके से परिपक्व शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से परिपक्व होने में थोड़ा समय लगता है, तो वो 21 वर्ष तक उसको माना गया है। और पहले हमारे समाज में ये था कि लड़के ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं, लड़कों पर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, तो 21 वर्ष तक वो मानसिक रूप से परिपक्व हो जाएगा, शारीरिक रूप से सक्षम हो जाएगा। साथ में 21 वर्ष तक होते होते कोई ना कोई काम धाम करना शुरू कर देगा, क्योंकि लड़कों पर ही जिम्मेदारी मानते थे कि भाई लड़के पर परिवार की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रख करके ये एज रखी गई थी। अब हाल फिलहाल में प्रेजेंट टाइम में ये मांग उठ रही है कि अगर वोट देने की दोनों की उम्र 18 वर्ष रखी गई है तो शादी विवाह की उम्र भी बराबर कर दी जानी चाहिए, क्योंकि अब लड़कियां भी पढ़ाई करती हैं, उनको भी जॉब करनी होती है। कोई भी अब 18 वर्ष की उम्र के बाद शादी नहीं करता है या उसके पहले भी नहीं करता। लड़कियां भी आजकल 20, 22, 25, 26 मतलब जब मन करता है वो शादियां कर रही हैं। अब विवाह की प्रक्रिया क्या है, यहाँ पर विवाह से 30 दिन जो है 30 दिन का नोटिस जो है यहाँ पर विवाह अधिकारी को देना अनिवार्य होता है। नोटिस को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। यदि कोई आपत्ति किसी को है तो विवाह अधिकारी द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है। नियत तिथि पर विवाह अधिकारी 3 गवाहों की उपस्थिति में विवाह जो है प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर दे देता है। विवाह अधिकारी की भूमिका क्या होती है, आवेदन को स्वीकार करना, आपत्तियों की जांच करना, निस्तारण करना और विवाह संपन्न कराना और साथ में जो है आपको प्रमाण पत्र देना। अधिनियम के अंतर्गत अधिकार और
प्रावधान क्या होते हैं? विवाह पंजीकरण के बाद दंपत्ति जो है मतलब पति पत्नी है, कानूनी वैवाहिक दर्जा उनको प्राप्त हो जाता है। उत्तराधिकार का, तलाक का, भरण पोषण, ये सारे अधिकार मिल जाते हैं। विवाह प्रमाण पत्र एक वैधानिक दस्तावेज माना जाता है। अब हम बात करते हैं विशेष विवाह अधिनियम का महत्व हमने समझ लिया है। धर्मनिरपेक्ष व्यवहार को दर्शाता है, जहां पर किसी धर्म, जाति, लिंग वगैरह के आधार पर कोई भी यहाँ पर भेदभाव नहीं होता है। अंतर धार्मिक विवाहों को मान्यता देता है। महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करता है, क्योंकि रजिस्टर हो जाने के बाद हमने देखा मेंटेनेंस वगैरह, भरण पोषण वगैरह सबके लिए जो है पात्र हो जाती है। सामाजिक कुरीतियों और भेदभावों को भी साइड में रखता है, इसलिए विशेष विवाह अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अब प्रश्न है, बिहार सरकार ने विवाह निबंधन की ई निबंधन प्रणाली मतलब रजिस्ट्रेशन को ई रजिस्ट्रेशन मतलब ऑनलाइन माध्यम से रजिस्टर कर सकते हो, किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की है? विकल्प है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, मुस्लिम पर्सनल लॉ, विशेष विवाह अधिनियम 1954 और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम। तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आर्टिकल समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।